तो चलिए आज आप सभी लोगों को मैं एक नया अध्याय पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कथन एवं तर्क। तो मित्रों, जो आपका कथन एवं तर्क का अध्याय है बहुत ही सेंसिटिव है। इसको आप शांत दिमाग से ही हल कर सकते हैं। थोड़ा इसमें हड़बड़ाना नहीं है, अपने दिमाग का सही सही उपयोग करना है। तो चलिए भाई, जो आपका कथन एवं तर्क है इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई कथन क्या होता है। इसमें आपको एक कथन दिया जाएगा, तो पहले समझते हैं कि ये कथन होता क्या है। तो भाई जो कथन है ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात होगी। ये जो कथन है आपका, ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात होगी। और जो आपका तर्क होता है ये है आपका तर्क। जो ये तर्क है इसके अंतर्गत इस कथन का विरोध करने वाले लोग होंगे। जैसे मैं कोई बात बोलूं तो मेरी बात का कुछ लोग समर्थन करेंगे और कुछ लोग मेरे ही बात का विरोध करेंगे। ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कुछ भी बात बोल दूं तो कुछ लोग मेरी बातों का समर्थन करेंगे और कुछ लोग मेरी बातों का ही विरोध करेंगे। तो भाई समर्थन करना या फिर विरोध करना तर्क करने वाले लोगों के ऊपर निर्भर होता है। जो तर्क करने वाले हैं उसमें 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 व्यक्ति हो सकते हैं और 4 व्यक्ति हो सकते हैं, कितने भी व्यक्ति होंगे। जैसे आपका पहला व्यक्ति है ये तर्क का समर्थन कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो तर्क का विरोध कर रहा है। तो भाई जो पहला तर्क है आपका समर्थन करने वाला है, जो पहला तर्क है वो समर्थन करने वाला है और जो दूसरा है ये विरोध करने वाला है। विरोध, एक तर्क में आपको समर्थन मिल रहा है और एक तर्क में आपको विरोध मिल रहा है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा तर्क प्रबल है। प्रबल का मतलब है कौन सा तर्क एकदम मजबूत है और प्रबल है। हो सकता है कि समर्थन करने वाला जो तर्क है वो प्रबल हो और विरोध करने वाला आपका दुर्बल हो जाए, दुर्बल। या ऐसा भी हो सकता है कि समर्थन करने वाला जो आपका तर्क है ये दुर्बल है और आपका जो विरोध करने वाला तर्क है ये आपका प्रबल है। तो भाई आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सा तर्क समर्थन करने वाला है और कौन सा तर्क विरोध करने वाला है। उसके बाद आपको देखना है कि इन्हीं तर्कों में कौन सा प्रबल तर्क है और कौन सा दुर्बल है। यानी कि जो प्रबल है वही आपका सही तर्क होगा जो कथन के लिए उपयुक्त होगा। जो प्रबल तर्क होगा आपको देखना है कि कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क दुर्बल है। तो भाई प्रबल तर्क जो होगा यही आपका कथन का समर्थन करेगा। तो प्रबल तर्क ढूंढना है आपको, चाहे वो विरोध वाला हो या फिर समर्थन वाला हो। समर्थन वाला होगा, प्रबल है तो भाई समर्थन वाला सही ऑप्शन होगा। और जैसे विरोध करने वाला प्रबल है तो आपका दूसरा वाला जो तर्क है ये सही होगा। आपको केवल प्रबल तर्क ही ढूंढना है। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं। अब हम प्रश्न की सहायता से इसको विस्तार से समझते हैं। और कथन एवं तर्क का पहला प्रश्न इसमें दिया गया है एक कथन। कथन में है, क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए। भाई कथन में बोला गया है कि क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए। अब तर्क दिया गया है कि भाई तर्क में पहला तर्क है कि हाँ, भारतवर्ष में सोचने स्थिति को देखते हुए कोई अन्य विकल्प नहीं है। एक लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई परिवार नियोजन करना चाहिए क्योंकि हमारे जो देश की स्थिति है ये बहुत ही शोचनीय है। अब दूसरा तर्क दिया गया कि नहीं, भारतवर्ष में अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं तथा परिवार नियोजन धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है। भाई दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया नहीं, परिवार नियोजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है। तो भाई दोनों में कौन सा तर्क एकदम प्रबल आपको दिख रहा है। पहला तर्क में कहा गया है कि हाँ परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ही शोचनीय है। दूसरा कह रहा है नहीं, ये धार्मिक मान्यता के विरुद्ध है। तो आप धार्मिक मान्यता को देखेंगे कि हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको ध्यान में रखेंगे। तो भाई हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है, इसको देखते हुए हमें परिवार नियोजन अनिवार्य करना चाहिए। ये सही है,
एकदम तर्क के संगत है। तो जो आपका पहला तर्क है ये एकदम करेक्ट है, जो दूसरा वाला है ये एकदम गलत है। यानी कि एक ही तर्क इसका मजबूत दिख रहा है हमको कि परिवार नियोजन अनिवार्य करना चाहिए भाई, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा वाला एकदम दुर्बल रहा है। दुर्बल इसलिए है कि इसमें बताया गया है कि धार्मिक मान्यता के विरुद्ध है। तो भाई धार्मिक मान्यता के विरुद्ध है तो क्या हुआ, हम परिवार नियोजन करेंगे क्योंकि देश की जनसंख्या हमारे बढ़ रही है, इसलिए हम धार्मिक मान्यता को प्रबल नहीं मानते हैं। हम केवल अपने देश की जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है इसको प्रबल मानेंगे, क्योंकि इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए धार्मिक मान्यता को बगल रखिए, पहले हम देश की जनसंख्या वृद्धि जो है इसको नियंत्रित करेंगे। इस कारण से हमारा पहला तर्क एकदम मजबूत बन रहा है और पहला तर्क ही आपका सही है। तो इसी तरह से ही आपको एक कथन दिया जाएगा और आपको अनेक तर्क दिए जाएंगे। आपको अपने मस्तिष्क से ध्यान में रखना है कि कौन सा तर्क एकदम प्रबल है, उसी तर्क का आपको चुनाव करना है। दुर्बल तर्क नहीं लेना है। दुर्बल तर्क का मतलब है ऐसा तर्क नहीं लेना है जो कथन के लिए दुर्बल साबित हो। कमजोर तर्क नहीं पकड़ना है आपको एकदम मजबूत तर्क पकड़ना है। जो मजबूत तर्क होगा वही आपका ऑप्शन होगा। यही इतना ध्यान में रखिएगी कि मजबूत तर्क ही हमको लेना है, कमजोर तर्क छोड़ देना है। जो मजबूत होगा वही अंत तक टिकेगा, यानी कि वही आपका उत्तर होगा। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, इसकी सहायता से आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि क्या चुनाव के समय उठने वाली अफवाहों पर रोक लगा देनी चाहिए। कथन में बोला गया है कि क्या भाई जो चुनाव के समय अफवाहें उठती हैं उन अफवाहों के ऊपर रोक लगानी चाहिए। तो कुछ लोग अपना क्या तर्क दे रहे हैं, देखिए कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, अधिकांश जनता समझदार नहीं है, अतः वह अफवाहों से प्रभावित हो जाती है और उन्हीं के बहकावे में वोट डाल देती है। तो भाई ये तो एकदम एग्जैक्ट है भाई। जो अधिकतर जनसंख्या है वो इतनी समझदार नहीं होती है कि वो अफवाहों को नकार सके। जो अफवाहें फैलते हैं अधिकांश जनता उसी का पालन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई अफवाह फैलेगी तो आप देखेंगे कि जनता उसी अफवाह के पीछे पागल हो जाती है, उसी अफवाह को सुन करके अपने विचारों को रखना शुरू कर देती है। तो भाई अफवाह जो होती है ये जनता को गुमराह कर देती है। जो अफवाहें होती है ये जनता को गुमराह कर देती है और गुमराह जनता उसी व्यक्ति को वोट डाल देती है जिसके पक्ष में अफवाह फैली हुई होती है ना। तो इसलिए जो हमारा पहला तर्क है एकदम एग्जैक्ट है भाई, अफवाहों को बंद कर देना चाहिए। चुनाव के समय जितनी भी अफवाहें फैलती हैं उसको बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग झूठे ही अफवाह फैलाएंगे कि अरे भाई ये जो है इतना काम किए हैं, झूठ है, अफवाह फैला दी कि ये इतना काम किए हैं, ये बहुत अच्छे आदमी है, इनको वोट देना चाहिए। तो जो अधिकांश जनता है वो बहकावे में आकर के उन्हीं लोगों को वोट अपना डाल देती है। इसलिए अफवाहों को बंद कर देना चाहिए। ये पहला तर्क एकदम मजबूत और प्रबल है। अब देखिए दूसरा तर्क। दूसरे में दिया गया है हाँ, ऐसी अफवाहें विश्वसनीय नहीं होती हैं, अतः सही चुनाव के लिए उन पर रोक लगानी चाहिए। तो भाई दूसरा वाला भी एकदम मजबूत तर्क दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी बोला गया है कि हाँ, ऐसी अफवाहें विश्वसनीय नहीं होती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो अफवाहें होती हैं वो विश्वसनीय नहीं होती हैं। अफवाहें गलत बातों की उड़ाई जाती हैं। तो जो अफवाह होती हैं वो अधिक विश्वसनीय नहीं होती हैं, इसलिए अफवाहों को रोक लगा देना चाहिए चुनाव के दौरान। तो इसलिए हमारा दोनों तर्क एकदम मजबूत और प्रबल है। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा तर्क नंबर 1 और तर्क नंबर 2 दोनों प्रबल हैं, यानी कि दोनों मजबूत हैं। इसलिए हम जो ऑप्शन चुनेंगे वो हमारा ऑप्शन होगा तर्क पहला और तर्क दूसरा दोनों प्रबल हैं। चलिए अब एक प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि जो कथन है आपका, कथन में बोला गया है 1985 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों को सड़क पर चलने से रोक लगानी चाहिए। तो भाई कथन में क्या कह रहा है कि 1985 से पहले के जितने भी रजिस्टर्ड वाहन हैं इन सभी वाहनों को सड़क पर चलने से रोक देना चाहिए, ये कथन कह रहा है। अब देखिए निष्कर्ष, जो निष्कर्ष नहीं तर्क है, जो तर्क है अब देखिए कितने लोग अपना अलग अलग तर्क दे रहे हैं। जो पहला तर्क दिया गया है वो है नहीं, वे वाहन जो 20 वर्ष पुराने हैं
उनको सड़क पर चलने की और अनुमति देनी चाहिए। अब लीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई जो 20 वर्ष पुराने हमारे वाहन हैं, इनको और अधिक समय के लिए चलाने की अनुमति देनी चाहिए। तो भाई क्यों चलाने की अनुमति दे? प्रदूषण आपको फैलाना है क्या ज्यादा? भाई जितना इंजन पुराना हो जाएगा उतना ही अधिक प्रदूषण उत्पन्न करेगा, इसलिए 20 साल तक ही इनको अनुमति देनी चाहिए। 20 साल से अधिक की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अधिक की अनुमति देंगे तो ये प्रदूषण फैलाना शुरू कर देंगे। 20 साल के बाद अधिक प्रदूषण देंगे। तो इसलिए जो हमारा पहला तर्क दिया गया है ये हमको दुर्बल दिख रहा है। अब देखिए दूसरा वाला जब तर्क पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि पहला पूरी तरह से दुर्बल है कि नहीं है। जो आपका दूसरा तर्क है इसमें दिया गया है, इनको रोकने से प्रदूषण का स्तर गिरेगा, जैसा कि नए मॉडल से संभव नहीं है। तो भाई जो दूसरा तर्क है इसमें कह रहा है हाँ भाई हाँ, ऐसे वाहनों को रोक देना चाहिए जिससे कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके दर में गिरावट आ जाए, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाए। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि इनको और अधिक चलने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि ये 20 साल पुराने हैं। तो भाई 20 साल पुराने हैं तो क्या हमारे सेहत के ऊपर हानिकारक प्रभाव नहीं देंगे? ये भाई 20 साल पुराने, अब 20 साल पुराने हैं तो ये अब चलेंगे तो अधिक प्रदूषण देंगे, और अधिक प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए भाई 20 साल पुराने वाहन को सड़क पर चलने से रोक देना चाहिए, क्योंकि ये चलते रहेंगे तो प्रदूषण देंगे, और प्रदूषण देंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। हानिकारक अपने स्वास्थ्य को देखें कि 20 साल पुराना वाहन लेकर चले। अब बताइए, आप ही इसका निष्कर्ष दे सकते हैं कि भाई हमारा स्वास्थ्य ठीक ना हो, हम 20 साल पुराना वाहन चलाते रहे, तो भाई जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो 20 साल पुराना चलाएंगे कैसे हम? 20 साल पुराना जो हमारा वाहन है उसको चलाएंगे कैसे जब हम हमेशा बीमार ही रहेंगे? तो भाई हमको बीमार नहीं होना है, 20 साल पुराना वाहन बंद कर देंगे। तो भाई पहला वाला तर्क आपका एकदम कमजोर है, दूसरा वाला तर्क एकदम मजबूत है, क्योंकि भाई दूसरे वाले में ही बोला गया है ये वाहन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो भाई प्रदूषण उत्पन्न करते हैं तो सही बात है, इसलिए हमारा दूसरा तर्क जो है एकदम करेक्ट है। ऐसे कथन एवं तर्क के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको बहुत अधिक आगे तक सोच करके इन प्रश्नों को बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे कड़ियों को जोड़ेंगे तब हमको जाकर के पूरी तरह से क्लियर मिलेगा कि हाँ कौन सा तर्क एकदम एग्जैक्ट कहा गया है। तो जब तक आप आगे थोड़ा नहीं सोचेंगे ना, एक दो कड़ी आगे नहीं लेके जाएंगे उसको, तब तक आप इसका सही तरीके से तर्क का जो मेन कारण है उसको नहीं समझ सकते हैं। जब तर्क आप समझ नहीं पाएंगे तो आप उसका कथन से कोई रिलेशन नहीं बना सकते, और आपका प्रश्न भी गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको कथन एवं तर्क का प्रश्न मिले आप बेसिकली उसको ध्यान से पढ़िए, फिर तर्क को पढ़िए, उसके बाद दोनों में देखिए कि कौन सा कथन का एकदम समर्थन करता हुआ दिख रहा है। जो समर्थन करता हुआ दिखेगा, प्रबल होगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। इसमें दिया गया है कथन में, क्या यूनिवर्सिटीज में छात्र यूनियन समाप्त कर देनी चाहिए? तो भाई क्या यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन समाप्त कर देनी चाहिए? अब तर्क क्या है? तर्क पहला है कि हाँ, इससे छात्र अपने भविष्य के विकास की ओर ध्यान देंगे। अब लीजिए, तर्क में कह रहा है कि हाँ भाई हाँ, यदि हम छात्र यूनियन को समाप्त कर देंगे तो जो छात्र हैं वो अपने भविष्य के विकास की ओर ध्यान देंगे। तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि छात्र यूनियन को समाप्त कर देने से ही छात्र अपने भविष्य के विकास की ओर ध्यान देंगे। छात्र यूनियन रहेगी, उसके रहने पर भी जो छात्र हैं वो अपने भविष्य के विकास की ओर ध्यान देते रहेंगे। केवल यूनियन बंद कर देने से ही वो अपने भविष्य की ओर ध्यान नहीं देंगे, वो वास्तव में पहले से भी ध्यान देते हैं अपने भविष्य की ओर। इसलिए जो पहला तर्क है ये बहुत दुर्बल है। अब दूसरा वाला देखिए, नहीं सभी महान नेता छात्र यूनियन के नेता रहे हैं। अब लीजिए, कह रहा है कि नहीं सभी महान नेता छात्र यूनियन के नेता नहीं। तो भाई जितने नेता बनते हैं क्या सभी लोग छात्र यूनियन के नेता ही से ही आगे बढ़ करके नेता बनते हैं? यानी कि जो छात्र यूनियन है उसका नेता ही आगे चल के नेता बनता है और कोई नेता नहीं बनेगा? अब बताइए भाई, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छात्र यूनियन का नेता ना हो फिर भी वो नेता बन जाते हैं। जैसे अनेक विधायक देख लीजिए जो कभी भी छात्र यूनियन का नेता नहीं रहे होंगे,
फिर भी विधायक बन जाते हैं, क्योंकि भाई वो छात्र यूनियन के नेता नहीं थे, फिर भी विधायक बन गए। इसलिए जो दूसरा तर्क है ये भी बहुत दुर्बल है। इसमें कहा गया है कि छात्र यूनियन का नेता ही नेता बनता है। अरे ससुरा, चाहे जो नेता बन जाए, कोई जरूरी है कि छात्र यूनियन का नेता होगा तभी नेता बनेगा? चाहे जो नेता बने, नेता स्वतंत्र है, चाहे जहां से आ जाए नेता। इससे दूसरा वाला तर्क आपका एकदम कमजोर है, यानी कि इसमें दोनों तर्क बहुत दुर्बल है। कोई इसमें भारीपन नहीं है, भारी दोनों नहीं है, दोनों हल्के हैं, दोनों हल्के हैं, यानी कि दोनों दुर्बल है। भाई दोनों दुर्बल है तो दोनों गलत है। कोई भी निष्कर्ष पूरी तरह से, यानी कि कोई भी तर्क पूरी तरह से ठोस नहीं है। इसलिए ना तो तर्क एक मजबूत है और ना ही तर्क दो मजबूत है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका कथन एवं निष्कर्ष का। कथन एवं तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण था चैप्टर ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से।